हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में, भाग 25। चौहान मेंशन। स्वर अपने कमरे में आया तो आते ही उसकी नज़रें सामने बिस्तर पर सो रही सरगम पर गई। उसे आराम से सोते हुए देखकर स्वर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बिल्कुल उसके करीब आ गया। सरमेंट भी उन दोनों को खाना लेकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। स्वर ने उसे खाना टेबल पर लगाने के लिए कहा तो उस सर्वेंट ने जल्दी से सारा खाना टेबल पर लगाया और फिर वहां से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अब स्वर ने सरगम को आवाज लगाते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो सरगम, देखो खाना आ गया है, खाना खा लो। सरगम जो गहरी नींद में थी, उसने उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। स्वर अब हल्का सा नीचे झुका और उसका गाल थपथपाते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है क्या मेरी बात? अपनी आंखें खोलो और चलो, चलकर डिनर कर लो, उसके बाद आराम से सो जाना। सरगम उसकी आवाज़ से परेशान होकर नींद में कसमसाते हुए बोली, आपने ऊपर वाले से मुझे परेशान करने की सुपारी ली है क्या चौहान साहब? दिन में तो आप मुझे परेशान ही करते हैं, अब रात को भी आपको चैन नहीं? स्वर उसे घूरते हुए बोला, एक तो मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। मैं तो बस तुम्हें डिनर के लिए बोल रहा हूँ, उठकर चुपचाप डिनर कर लो, उसके बाद बेशक से तुम जितना टाइम मर्जी सोती रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं करना कोई डिनर, आपकी दाल आपको ही मुबारक। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल वो अब पूरी तरह से नीचे झुका और उसने सरगम को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन सरगम भी पूरी जिद्दी। उसने अपनी बाहों को स्वर के गर्दन पर लपेट दिया, लेकिन अपनी आंखों को नहीं खोला। स्वर उसे लेकर सोफे पर आया और फिर उसे अपनी गोद में लाकर ही सोफे पर बैठ गया। वो सरगम की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अपनी आंखें तो खोलनी पड़ेगी सरगम, और खाना भी खाना पड़ेगा। जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तब तक मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब तुम्हारे लिए मैंने खाना मंगवाया है तो मैं ऐसे यूं ही वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं इतनी मेहनत से पैसे यूं वेस्ट करने के लिए नहीं कमाता। सरगम ने अपनी आंखों को खोला और उसे देखते हुए बोली, ओहो, कितनी बड़ी बात कर दी आपने। देखा है मैंने आपको कंजूसी करते हुए। आपसे ज़्यादा कंजूस इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। वो रतन लाल हलवाई भी थोड़ा दिलदार है, लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा कंजूस हो। स्वर गुस्से से बोला, तुम मुझे किसी रतन लाल हलवाई से कंपेयर कर रही हो? हाउ डेयर यू। सरगम तुरंत बोली, शुक्र मनाइए मैंने आपका कंपैरिजन रतनलाल हलवाई से किया है, मंगूलाल पलवाड़ी से नहीं। और वो सुरेश लाल समोसे वाला, आपको पता है मैं उसके पास एक दिन समोसे लेने गई। मैंने कहा 2 समोसे दे दो, कहा पैक करने हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे हाथ में दे दो, यहीं पर बैठकर खा लूंगी। कहता है चटनी दोनों दूं? मैंने कहा नहीं, अकेले समोसे दे दो, चटनी बचा कर रखो, क्या पता कल को धनिया इमली की चटनी हीरे पैदा करके दे। उसकी बात पर अब स्वर को हंसी आ रही थी। वो तुरंत बोला, ये सब बोल कैसे लेती हो तुम? सरगम भी झट से बोली, मेरे अंदर एक छोटी सी चिप लगी है, बटन दबाओ और मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, बटन बंद करो और फिर मैं भी बंद हो जाती हूँ। स्वर तुरंत बोला, तो फिर अब कुछ देर के लिए बंद हो जाओ और जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करो। सरगम अब थोड़ा मायूस होकर बोली, मेरा मन नहीं कर रहा। स्वर भी जल्दी से बोला, वो तो मैं जानता हूँ, एक बार फिर से उन सबको याद कर रही हो ना जो शाम को हुई। पहले मुझे लगा था तुम्हारा दिमाग ठीक है, लेकिन तुम खराब हो। अब लगता है तुम तो ठीक हो, बस तुम्हारा दिमाग खराब है। जब धड़कन ठीक है, हम दोनों ठीक हैं, तो तुम क्यों उस बात को इतना सोच रही हो? सरगम ने तुरंत पूछा, अब धड़कन कहाँ है? आपने एक बार फिर से धड़कन को
उस चुड़ैल को सौंप दिया। आपको पता है, मैंने उसे कहा था कि चेंजिंग रूम में धड़कन का ख्याल रखे, लेकिन वो चुड़ैल, उसने मेरी बात नहीं मानी। अगर वो धड़कन का ख्याल रखती तो आज ये सब नहीं होता। सर बात सुन रहा था, लेकिन उसने बाकी बातें छोड़कर सिर्फ इतना कहा, इस वक्त धड़कन अपनी बुआ के पास है और आराम से सो रही है। उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, आपको पता है, मुझे आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अंबिका धड़कन की मासी थी, लेकिन रातों रात आपने उसे उसकी बुआ बना दिया। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अचानक ईश्वर ने अपना हाथ उसकी कमर पर कस दिया और बोला, और अगर मैं तुम्हारा और धड़कन का रिश्ता भी रातों रात बदल दूं तो? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी इंटेंस थी। सरगम ने तुरंत नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, कहना क्या चाहते हैं आप? आपने मेरा और धड़कन का रिश्ता बदल ही दिया है। पहले मैं उसकी सरगम थी, लेकिन आपने मुझे उसकी नैनी बना दिया, और अब तो मैं उसकी नैनी भी नहीं हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर स्वर के लिए शिकायत साफ नजर आ रही थी। स्वर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, और अगर मैं एक बार फिर से तुम दोनों का रिश्ता बदल दूं, और इस बार ये रिश्ता और भी ज्यादा खास हो तो? सरगम का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा चौहान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं आप एक बार फिर धड़कन को मुझसे दूर करने की बात तो नहीं कर रहे ना? उसकी इस बात पर स्वर का मन किया कि अपना माथा पीट ले। वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारी जुबान तो हद से ज्यादा चलती है, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। अब बातें बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, और मुझे भी खाने दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सरगम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो स्वर से पूछना चाहती थी कि उसकी बातों का मतलब क्या है, लेकिन अब अचानक ही स्वर ने निवाला बनाकर उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया, तो उसकी बात बस उसके दिल में रह गई। उसने हल्का सा अपने होठों को खोला और फिर चुपचाप खाना खाने लगी। स्वर ही उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, और वो हैरानी से स्वर की तरफ देख रही थी। उसके साथ लड़ने वाला इंसान आज उसे इतने प्यार से खाना खिला रहा था। बात तो हैरानी की ही थी। कुछ देर बाद उनका खाना फिनिश हुआ तो सरगम अब स्वर की गोद से उठी और बोली, मैं बर्तन नीचे रख कर आती हूँ, और साथ में धड़कन को भी ले आऊंगी। ये बोलते हुए वो बर्तन उठाने लगी, लेकिन स्वर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट बर्तन उठाकर ले जाएगी, और धड़कन को अम्बिका के पास ही सोने दो। वो आराम से सोई हुई है। अगर यूं नींद में उठाकर उसे यहाँ ले आई तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। सरगम उसके बाद पर कुछ बोल नहीं पाई। स्वर ने नीचे किचन में कॉल किया और एक सर्वेंट तुरंत बर्तन उठाकर वहां से ले गई। सरगम भी वॉशरूम जाकर अपने हाथ धो आई थी। उस स्वर की तरफ देखते हुए बोली, तो ठीक है, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ। धड़कन तो यहाँ है ही नहीं, तो मुझे यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन स्वर ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सरगम का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अगले ही पल स्वर ने रिमोट से दरवाज़ा बंद किया और फिर सरगम को अपनी गोद में उठाकर सीधा बेड पर ले आया, तो सरगम बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। स्वर ने उसे बिस्तर पर लिटाया और खुद बालकनी की तरफ चला गया। सरगम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। वो उसे देखते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ चौहान साहब? यहाँ तो आपको सोना होगा ना, और वैसे भी धड़कन यहाँ है ही नहीं, तो मेरा यहाँ रुकने का क्या ही मतलब बनता है? मैं अपने रूम में जाकर सो जाऊंगी। आप भी आज अच्छे से सोइएगा। ना आपको परेशान करने के लिए धड़कन है, और ना ही मैं यहाँ हूँगी। स्वर को जो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि
मुझे रात को परेशान होना है तो अब धड़कन तो यहाँ पर है नहीं, तो मुझे परेशान करने के लिए तुम यहाँ पर रुक जाओ तो। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जलती हुई सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और फिर खुद सरगम के पास आकर हल्का हल्का उस पर झुकने लगा। तो सरगम को ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है, क्योंकि स्वर के मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें सुनने की आदत तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है चौहान साहब जैसे मैं अभी भी नींद में हूँ। आप मुझे सुलाकर गए थे और मैं अभी तक सो रही हूँ, क्योंकि रियलिटी में तो आपके मुंह से ऐसी बातें पॉसिबल ही नहीं। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ लेट रही थी, क्योंकि स्वर भी लगातार उसके ऊपर झुक रहा था। वो शरारती नज़रों से सरगम को देखते हुए बोला, लगता है एक बार फिर से अपनी बात मुझे प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। एक बार फिर से मुझे तुम्हें अपनी बातों पर यकीन दिलाना पड़ेगा। उसकी इस बात पर अब सरगम को कुछ वक्त पहले की बात याद आ गई, जब स्वर ने उसे अपनी बात प्रूफ करने के लिए बेहद शिद्दत से किस किया था। वो नज़ारा याद करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्वर की बातें सुनकर सरगम के होश उड़ गए थे। वो झट से बोली, नहीं, मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी बातों पर यकीन है। अगर आप कड़वे करेले जैसी बात करते हैं तो हो सकता है, और मीठे हलवे जैसी बातें भी करते हो, कोई बात नहीं। मैंने आपकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। जैसे धड़कन अच्छी बच्ची है और आराम से सो जाती है, बिल्कुल वैसे भी आराम से सो जाऊंगी। ये बोलकर अब उसने तुरंत करवट ले ली, लेकिन उसके पीछे ही स्वर था, जो अभी तक उसके ऊपर झुका हुआ था। स्वर थोड़ा सा और नीचे की तरफ झुका और उसके कान में फुसफुसाकर बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें परेशान करने वाला हूँ। सरगम ने अपनी आंखें को बंद कर लिया था, लेकिन अब उसने अपनी आंखें खोली और वापस सीधी होकर लेट गई, जिससे स्वर का चेहरा अब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं चौहान साहब? आपने कुछ गलत खा लिया है क्या? कहीं उस अनामिका ने आप पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? हो सकता है वो चाहती हो कि आप उसके करीब जाएं और ऐसे प्यार भरी बातें करें जैसे रसगुल्ले से टपकती हुई मीठी चाशनी, लेकिन आप पर जादू टोना करने के बाद उसने गलती से अपने नाम की जगह मेरा नाम लिख दिया हो, और अब उसकी सारी चाशनी मुझ पर टपक रही है। सर उसकी बात पर बेहद इंटेंस वॉइस के साथ बोला, तो फिर तुम इस चाशनी को अपने लबों से छू लो ना, तुम्हें भी बहुत मीठा मीठा एहसास होगा। ये बोलते हुए उसने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला और फिर अपने होठ पर गोल घुमाया। अब उस सरगम के रोंगटे खड़े होने लगे। वो धीरे से बोली, आप एक काम करेंगी, थोड़ा साइड होंगे क्या चौहान साहब? मुझे कुछ काम है। सर उसकी बात सुनकर पीछे की तरफ हट गया। अगले ही पल सरगम ने दो तकिए उठाए और उन्हें अपने और स्वर के बीच लगाते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे नींद में हाथ पैर चलाने की आदत है। कहीं गलती से मैंने आपके मुंह पर पैर मार दिया तो आपका चांद सा चेहरा तो किसी पपीते की तरह ही फट जाएगा। इसीलिए हम दोनों तकिए लगाकर सोते हैं। आप भी सो जाइए और मैं भी सोती हूँ। ये बोलकर वो बिल्कुल बिस्तर के एक कोने में दुबक कर सो गई थी। उसने ब्लैंकेट भी अपने ऊपर तक ओढ़ लिया था। जब काफी देर तक उसने स्वर की तरफ से कोई बात सुनाई नहीं दी और न ही कोई हलचल महसूस हुई, तो उसने राहत की एक सांस ली और हल्का सा ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटाया। तो अब रूम में बिल्कुल अंधेरा था। शायद स्वर ने लाइट ऑफ कर दी थी। सरगम ने तकिए की दूसरी तरफ देखा। लाइट बेशक से ऑफ थी, लेकिन डिम लाइट चल रही थी। इसीलिए सरगम को
वो साइड साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो साइड बिल्कुल खाली थी। वो खुद से ही बोली, अब ये चौहान साहब कहाँ गए? कहीं अनामिका के पास तो नहीं चले गए? कहीं उस बुझी हुई मोमबत्ती ने मेरा नाम लेने के बाद झट से अपना नाम तो नहीं लिख दिया कि अब चौहान साहब पहले थोड़ी सी चाशनी मुझ पर गिराकर अपना बाकी चाशनी से भरा हुआ लोटा उसके पास ले गए हूँ। ये बोलते हुए वो हल्की सी ऊपर की ओर उठ गई और पूरे रूम में अपनी नजरें घुमा रही थी, लेकिन उसे स्वर कहीं भी नजर नहीं आया। पर अचानक ही उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई जब स्वर ने अपना हाथ पीछे से उसके पेट पर रखा और फिर बिल्कुल उसकी पीठ से अपना सीना लगाकर उसके पीछे की तरफ लेट गया। स्वर की इस हरकत पर सरगम की धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। स्वर सरगम के कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, मेरा मीठी चाशनी से भरा हुआ लोटा किसी के पास नहीं जाएगा। हार्टबीट, वो तो तुम्हारे ऊपर ही लुढ़कने को हो रहा है। बेशक से तुम आज इसे पीना चाहो या फिर कुछ दिनों बाद इसे पीना तो तुम्हें ही पड़ेगा। उसकी ये बातें सुनते हुए सरगम के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं चौहान साहब? जैसे बच्चे होने पर माँ बाप एक दूसरे से मुंह फेर कर सोते हैं, वैसे आज तक आप मेरे साथ इस कमरे में सो रहे थे। लेकिन जैसे बच्चे के न होने पर माँ बाप पूरा बेड हिला देते हैं, वैसे ही आप भी ऐसे कुछ करने का सोच रहे हैं क्या? उसकी बात पर स्वर को हंसी आ रही थी। वो उसके कान में बड़ी सी इंटेंस वॉइस के साथ बोला, अगर तुम कहो तो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरगम झट से बोली, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है चौहान साहब। आप धड़कन के डैड हैं, लेकिन मैं तो ना आपकी बीबी ना उसकी मॉम, तो फिर आप मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये बोलते हुए वो उसकी तरफ घूम गई। स्वर हल्का सा मुस्कुराया। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन बस इतना बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूं, तो चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। सरगम ने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, पक्का? अगर सो जाऊंगी तो फिर तो आप कुछ नहीं करेंगे ना? स्वर मुस्कुराकर बोला, पक्का। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही शरारती मुस्कुराहट थी। सरगम को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो भी लगभग से स्वर की बाहों में थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ से भागना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अगर भागती तो पक्का शोर होता और शोर सुनकर सब लोगों की आंख खुल जाती और फिर हमेशा की तरह सरगम उनके सामने कुछ भी बोलकर स्वर का पोपट कर देती, जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसने कुछ पल अपनी आंखें बंद रखी और फिर धीरे धीरे उसकी सांसों ने गहरा होना शुरू हो कर दिया। स्वर का हाथ जो उसकी कमर पर था वो उसके पेट की तरफ जा रहा था और वो भी कपड़ों के अंदर से। सरगम का सीना आगे की तरफ उठ रहा था जहाँ स्वर का सीना था, और उन दोनों में अब बस मुश्किल से कुछ ही इंच की दूरी थी। सरगम ने अपनी आंखें खोली और स्वर की तरफ देखते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? स्वर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन अब उसने अपनी आंखों को खोला और जल्दी से बोला, आई एम सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, नींद में मेरे हाथ पैर भी बहुत चलते हैं, इसीलिए गलती से मेरा हाथ तुम्हारे पेट पर आ गया, बट अब मैं ख्याल रखूंगा। ये बोलकर उसने अपना हाथ उसके पेट से हटाया, वापस उसकी कमर पर रख दिया। सरगम हल्का सा कसमसाई ताकि स्वर का हाथ उसकी कमर से हट जाए, लेकिन स्वर ने अपना हाथ हटाया ही नहीं, बल्कि उसका हाथ सरगम की कमर पर और भी ज्यादा कसने लगा। सरगम ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन एक बार फिर से उसे स्वर का हाथ अपने बदन पर महसूस होने लगा, और इस बार पीठ पर नहीं बल्कि अपने पेट पर। वो और भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ उसकी सांसें अब एक बार फिर से गहरी होने लगी।
इस बार उसे एक अलग ही बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखों को खोला और स्वर की तरफ देखते हुए बोली, आपके हाथ एक बार फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं चौहान साहब। स्वर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, शायद ये ऐसे नहीं मानने वाले, इसीलिए क्यों इन्हें रोकना। ये जो करना चाहते हैं इन्हें करने दो ना। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से अपने हाथ उसके सीने पर ले आया और जैसे ही उसने उसकी बॉडी को हल्का सा प्रेस किया, सरगम ने तुरंत उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और जोरों से आह भरी। आह, मुझे दर्द हो रहा है चौहान साहब। स्वर अब अपनी जगह से हल्का सा ऊपर उठकर उसके चेहरे पर झुका और बोला, थोड़ा थोड़ा दर्द तो होगा ना हार्ट बीट। सरगम के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो धीमे से बोली, आप मुझे हार्ट बीट क्यों बुला रही हो? आपकी हार्ट बीट तो धड़कन है ना। स्वर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वो तो लिटिल हार्ट बीट है, तुम सिर्फ हार्ट बीट हो, मेरी हार्ट बीट। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। सरगम उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी या फिर समझ कर भी ना समझ बन रही थी। शायद वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी या फिर उसे डर था कि कहीं ये रात की बातें सुबह होते ही बदल न जाए। वो जल्दी से बोली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए चौहान साहब। स्वर ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी एक ही बार में समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना हार्ट बीट, तुम यहाँ हमारे रूम में ही सोने वाली हो, तो इट मीन्स तुम यहीं पर ही सोओगी। उसके मुंह से हमारा रूम सुनकर सरगम उसकी तरफ देखती रह गई। ऐसा तो उसने कभी कोई ख्वाब में भी नहीं देखा था। वो एक बार फिर से बोली, मैं इस रूम से जाने की बात नहीं कर रही हूँ चौहान साहब, मैं चौहान मेंशन से जाने की बात कर रही हूँ। जैसे ही उसने कहा, स्वर ने जोर से उसकी बॉडी को प्रेस किया। उसके हाथ अभी भी सरगम के सीने पर ही थे और इस बार सरगम जोर से चिल्लाई। वो गुस्से से बोली, ये क्यों किया? स्वर भी उसे गहरी नज़रों से देखते ही बोला, तुम्हें पनिशमेंट दी। सरगम हैरानी से बोली, पनिशमेंट? किस बात की पनिशमेंट चौहान साहब? अब मैंने क्या किया? स्वर भी झट से बोला, मुझे गुस्सा दिलाया मुझसे और इस चौहान मेंशन से दूर जाने की बात कहकर। अब एक बार फिर से अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो इस बार मेरे हाथ की जगह मेरे होठ अपना काम करेंगे। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। उसकी इस बात पर सरगम बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो कुछ पल रुक कर बोली, आप अचानक से बदल क्यों गए चौहान साहब? मत बदलिए ना, मुझे वही वाले चौहान साहब चाहिए जो सारा दिन मुझसे लड़ते रहते हैं। ये जो हरकतें अब आप कर रहे हैं ये तो बहुत अजीब लग रही है। स्वर भी बेहद गहरी आवाज़ में बोला, तो फिर अब इन हरकतों की आदत डाल लो हार्ट बीट। अब तुम्हारे चौहान साहब तुम्हें यूं ही परेशान करने वाले हैं और तुम्हें परेशान होना भी पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। ये बोलकर वो तुरंत सरगम के होठों पर झुका और अगले ही पल उसे पेशेंटली चूमने लगा। सरगम शॉक्ड रह गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।